अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर तुम दोनों अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ और मैं किचन में जा रही हूँ रात का डिनर रेडी करने। तो आज का डिनर तुम बनाओगी, मज़ा आ जाएगा आज तो फिर खाना खाने का। शियान मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा जाओ, अब तुम दोनों अब भी मुझे अपना काम करने दो। वो मुस्कुराती हुई इनसे कहती किचन में चली गई। आंटी हरूम किधर है, नज़र नहीं आ रही, दुआ ने फातिमा बेगम से पूछा। सब लोग ड्राइंग रूम में मौजूद थे, रूहान और मिशल भी। दुआ तुमने तो मेरे दिल की बात पूछ ली आंटी से। मेरी नज़रें भी कब से इसे ढूंढ रही हैं, पर वो है किधर, नज़र नहीं आ रही, रूहान ने दिल में सोचा। वो तुम सबके आने से पहले खाना बना के अपने रूम में चेंज करने गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में, वो मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है आंटी, हम वेट कर लेते हैं, दुआ बोली। कुछ देर में हरूम वाइट कलर की फ़्रॉक पहने, सर पर दुपट्टा और ये सीढ़ियाँ उतरती हुई नज़र आई। इत्तेफाक से रूहान ने भी वाइट नैरो पैंट के साथ वाइट शर्ट पहनी थी। आज इन दोनों ने खुद से मैचिंग के कपड़े नहीं पहने, पर वो इत्तेफाक से मैचिंग होगी। इसे देखते ही रूहान के बेचैन रूह और बेचैन दिल को करार आया। हरूम, आयज़ा, मिशाल और दुआ खुशी से चिल्लाई और एक साथ इसके गले लगी। हाय अल्लाह, चुड़ैलो छोड़ो, मुझे मारना है क्या आज मुझे तुम तीनों ने। हरूम ने इन तीनों को आंखों में शरारत लिए खुद से दूर किया। हरूम, आयज़ा मुंह बनाते हुए मुंह मोड़ गई। बाकी दोनों ने भी मुंह बना लिया। अच्छा अपना मुंह ठीक करो, मेरे साथ ये ड्रामे ना करो, हरूम मुस्कुराते हुए इन तीनों से गोया हुई। हरूम, तुम भी ना आज इतने दिनों बाद मिली हो, ऊपर से हमें चुड़ैल कह रही हो। इट्स नॉट फेयर, मिशाल ने एहतजाज किया। अच्छा सॉरी, तुम लोग बताओ कैसी हो, हरूम ने मुस्कुराते हुए इनसे हाल पूछा। हम ठीक ठाक है, जवाब दुआ की तरफ से आया। बस करो तुम तीनों, मुझे भी अपनी बहन से मिलने दो। नूर इन सब के पास आई और बोली। इन तीनों ने हरूम को सीढ़ियों से उतरते ही घेर लिया। कैसी हो नूर, तुम्हारा बेबी कैसा है, हरूम इसे देखकर मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, मेरा बेबी भी ठीक है, तुम कैसी हो, नूर इसके गले लग गई। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अब मैं सबसे मिल लूँ, हरूम इन चारों के साथ सबके पास आ गई। हरूम बारी बारी सबसे मिली और इनको सलाम किया। सब गर्म जोशी से इससे मिले। इतने में अली साहब भी ऑफिस से आ गए। हरूम भागती हुई इनके पास गई और गर्म जोशी से इनके गले मिली। अस्सलाम वालेकुम पापा, आप कैसे हैं आप, हरूम इनसे गले लगते हुए बोली। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हैं, वो होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में प्यार समोए इससे मुखातिब हुए। मैं भी ठीक हूँ पापा, आज आप इतने लेट क्यों आए, हरूम मुंह बनाती हुई बोली। बेटा मीटिंग थी इसलिए देर हो गई, इन्होंने इसकी पेशानी चूमी। चलिए माफ़ किया आपको, हरूम मुस्कुराते हुए एक अदा से बोली। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, वो कहका लगाते हुए बोले। वो दोनों हंसते हुए सबके पास आ गए। मिशर बेजारी से सबको हरूम पर प्यार लुटाते देख रही थी और इससे जेलस भी हो रही थी कि सब इससे इतनी मोहब्बत करती हैं। वो रूहान के साथ ही सोफे पर बैठी थी। सबसे मिलने के बाद हरूम ने आंख उठाकर भी रूहान की तरफ नहीं देखा। अगर वो इसकी तरफ देख लेती फिर सबके सामने खुद को इतना खुश जाहिर ना कर पाती। सबसे मिलने के बाद वो हादिया, हानिया, दुआ, मिशाल और आयज़ा और जोया के साथ एक साइड पर बैठकर बातें करने लगी। इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था इसके इस हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना दुख और दर्द आया है। रूहान की नज़रें बार बार इसकी तरफ उठ रही थी, वो खुद को इसे देखने से रोक ही नहीं पा रहा था। अच्छा दुआ, मिशाल और आयज़ा मेरे साथ आओ और मिलकर खाना लगाते हैं टेबल पर, हरूम इन तीनों को साथ लेकर किचन में चलेगी। डिनर रेडी है, सब आ जाएं डिनर के लिए टेबल पर। दुआ लोगों के साथ टेबल पर खाना लगाने के बाद इसने सबको डाइनिंग टेबल पर आने को बोला। खाना बहुत अच्छा है, फिजान साहब ने तारीफ की। भाई साहब खाना हरूम ने बनाया, फातिमा बेगम आंखों और लहजे में प्यार समोए हरूम को देखते हुए बोली। बहुत मज़े का खाना बनाया गुड़िया, जावी ने भी हरूम को अच्छा खाना बनाने पर तारीफ की। थैंक्स भाई, हरूम ने मुस्कुराते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। सब ने इसकी तारीफ की सिवाय रूहान और मिशल के। रूहान इससे नाराज़ था इसलिए इसकी कोई बात न की, जबकि दूसरी तरफ मिशल बुरी तरह हरूम से जल रही थी और वो सबकी आंखों का तारा और हर फन मोल भी थी। खाना खाने के बाद सब लोग रात गए इनकी तरफ रहे और एक दूसरे से बातें करते रहे। हरूम रूहान ने एक दूसरे से एक बात भी न की।
मिशेल सारा वक्त रूहान के साथ ही बैठी रही और दिल में खुश हो रही थी। रूहान और हरूम आपस में बात नहीं कर रहे। इसे अंदाज़ा हो गया था कि रूहान हरूम से नाराज़ है और इसे नाराज़गी का फ़ायदा उठाना था। इन दोनों को अलग करना था। फिर सब अपने अपने घर चले गए और हरूम अपने मामा पापा के घर में रह गई। हनी, तुम बहुत ज़ालिम हो। मुझे नहीं पता था तुम ऐसे भी करोगी मेरे साथ। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। तुम्हारी ज़िद तो मैं सिर्फ तुम्हें राह रास्त पर लाने के लिए मानी। तुम खुद ही हट जाओ अपनी ज़िद से। मैंने इसलिए मिशेल के साथ आज का दिन गुजारा। तुम जेलस हो इसे मेरे साथ देखकर, वरना मुझे तो वो एक आंख भी नहीं बाती। और जबकि मुझे ये पता है कि वो अभी भी मेरे पीछे ही है, हम दोनों को अलग करना चाहती है। इसके लहजे में तुम्हारे लिए नफ़रत साफ पता चलती है। जब वो तुम्हारे खिलाफ वो सामने कुछ बोलती है तो मेरा दिल करता है इसका मुंह तोड़ दूँ। मुझे अपने प्लान को तकमील पहुँचाना है, इसीलिए मुझे इसकी ज़रूरत है। वो खुद आएगी मेरे रास्ते में, मैं ज़िंदगी को ऐसे मोड़ूंगा। रूहान अपने कमरे में बैठा बहती आंखों के साथ इसकी तस्वीर से मुखातिब था। रूहान ने इसकी तस्वीर पर अपने लब रख दिए। दूसरी तरफ हरूम की रोती हिचकियाँ बंद गई थी और रूहान की तस्वीर सीने से लगाए रो रही थी। कैसी सज़ा है, मैंने खुद ही अपने लिए मुंतखब कर ली। अल्लाह मियाँ, मुझे या तो सब्र अता करें या मौत। मुझसे हानि की दूरी अब बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म से जान कतरा कतरा करके निकल रही है। अल्लाह मियाँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरी तकलीफ़ को ख़त्म कर दें। हरूम का सर दर्द से फट रहा था। हरूम को वो वक्त याद आ गया जब भी हरूम के सर में दर्द होता, रूहान इसे अपने हाथ से दवाई खिलाया करता, इसकी पेशानी चूमता और इसका सर दर्द मिनटों में रफा चक्कर हो जाता। पर आज रूहान नहीं था इसके पास। इसे कहो आए और चूमे माथा, ऐसे तो मेरा सर दर्द नहीं जाता। ये रात भी इन दोनों ने जागते ही गुजार दी। फातिमा बेगम तीसरी बार इसके कमरे में आई और इसे आवाज़ दे रही थी, लेकिन हरूम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने परेशानी से हरूम के चेहरे से कंबल हटाया और इसका माथा छुआ तो वो बुखार से तप रही थी। हरूम, आंखें खोलो। इन्होंने इसका चेहरा थपथपाया, लेकिन इसने आंखें ना खोली। वो होश से बेगाना बेहोश पड़ी थी। फातिमा बेगम ने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया। अली साहब, अयान और शियान को भी हरूम के बारे में बताया। डॉक्टर ने चेकअप किया। अयान, शियान, फातिमा बेगम और अली साहब हरूम के कमरे में मौजूद थे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अली साहब ने परेशानी से इस्तफारा किया। इनको बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए बेहोश हो गई। ऊपर से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं। ये इस वक्त किसी टेंशन में मुब्तला हैं। हो सके तो इनको हर किस्म की टेंशन से दूर रखें। मैंने मेडिसिन लिख दी, इनको इंजेक्शन भी लगा दिया, जिससे ये कुछ देर तक होश में आ जाएंगी। इनको कुछ खिलाकर मेडिसिन दें। और वहाँ जो मेडिसिन मैंने लिख दी, इसमें नींद की गोली शामिल है, जिससे इनको नींद आ जाएगी, इसलिए परेशान ना हो। डॉक्टर इनको हदायत करता हुआ चला गया। फातिमा बेगम ने ड्राइवर से मेडिसिन मंगवाई। कुछ देर के बाद हरूम होश में आ गई। कैसी हो बेटा? अली साहब ने इसके सर पर प्यार किया। मुझे क्या हुआ है पापा, और आप सब मेरे रूम में क्यों? इतने परेशान क्यों? हरूम ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोरी की वजह से उठा नहीं गया। लेटी रहो बेटा, उठने की ज़रूरत नहीं। फातिमा बेगम इसको उठता देखकर बोली, तुम्हें बुखार था और बेहोश हो गई, शियान ने इसे बताया। हरूम ने सर हिलाया। क्या हालत बना ली तुमने अपनी? हरूम, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुमने मुजरिमों की पिटाई भी लगानी है। वो बेचारे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे मार खाने के लिए। अयान मुस्कुराते हुए बोला। इसकी बात पर हरूम समेत सब मुस्कुरा दिए। फातिमा बेगम ने इसे सूप पिलाकर मेडिसिन खिलाई, जिससे वो दोबारा सो गई। चलो हम लोग बाहर चलते हैं, हरूम को आराम करने दो। अली साहब अयान को साथ लिए रूम में चल गए। पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को, इन्होंने रोते हुए हरूम के बालों में उंगलियां चलाते हुए सोचा। कहीं रूहान और इसकी लड़ाई तो नहीं हुई? मैं रूहान से बात करती हूँ। इन्होंने अपने कमरे में आकर इसका नंबर मिलाया और इसे घर आने का बोला। हरूम उठी कि नहीं? अली साहब ने फातिमा बेगम से दरियाफ्त किया। अयान, शियान, फातिमा बेगम और अली साहब इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। नहीं, मैं देख कर आती हूँ, वो अभी नहीं उठी, इन्होंने जवाब दिया। अच्छा, अली साहब बोले। खाना खाने के बाद वो सब हरूम के कमरे में मौजूद थे। हरूम जाग रही थी। कैसी है अब मेरी बेटी? अली साहब ने अपने साथ लगाया और इसका माथा छूकर इसका बुखार चेक किया। इसे अभी भी बुखार था, लेकिन पहले से कम। ठीक हूँ पापा, आप फिक्र ना करें। इसके मुस्कुराते ही इन्हें तसल्ली हो गई। ओके बेटा, हमेशा खुश रहें। इन्होंने इनको दवा दी।
فاطمہ بیگم اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی اور ایان شیان علی صاحب سے باتیں کرنے لگ گئی۔ چلو اب کھانا کھاؤ، پھر میڈیسن بھی کھانی ہے۔ فاطمہ بیگم نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ ماما کھانے کو دل نہیں کر رہا اور میں نے نہیں کھانی کڑوی میڈیسن۔ حروم نے مظلوم سا منہ بنایا۔ چپ کر کے کھاؤ، فاطمہ بیگم نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا۔ حروم برے برے منہ بناتی کھانا کھانے لگی اور بڑی مشکل سے اس سے میڈیسن کھائی۔ سب اس کے چہرے کے بدلتے زاویوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ چلو اب تم آرام کرو، فاطمہ بیگم اس سے کہتی ہوئی سب کے ساتھ روم میں چلی گئی۔ حروم کے روم سے نکلنے کے بعد سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے، سوائے فاطمہ بیگم کے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی روحان کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، روحان نے حروم کے گھر آتے ہی فاطمہ بیگم کو ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ انہوں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہے؟ خیریت ہے؟ آپ نے مجھے بلایا؟ روحان نے ان سے استفارہ کیا۔ بیٹھو پھر بتاتی ہوں، انہوں نے اسے بیٹھنے کا بولا۔ جی اب بتائیں کیا بات ہے؟ روحان نے بیٹھتے ہی ان سے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ صبح سے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ تمہارے اور حروم کے درمیان میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے ان سے پوچھنے کے بعد سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ کیا مطلب آنٹی؟ روحان نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کیا تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے جو حروم کا یہ حال ہو گیا اور تم بھی اس کی کوئی خبر لینے نہیں آئے؟ پہلے تو تم اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، ہماری طرف بھی نہیں آنے دیتے تھے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے پریشان کن لہجے میں دریافت کیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں آنٹی، اور حروم کو کیا ہوا؟ روحان کے لہجے سے پریشانی اور بے چینی جھلک رہی تھی۔ صبح کافی دیر تک حروم اپنے روم سے باہر نہیں آئی تو میں اس کے روم میں گئی۔ حروم بیٹا آج ابھی تک سو رہی ہو، خیریت تو ہے؟ فاطمہ بیگم نے اس سے استفارہ کیا۔ جی ماما ٹھیک ہوں، آج ویسے ہی دل نہیں کر رہا، کچھ دیر اور لیٹنے کو میرے سر میں درد ہے۔ حروم نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے ان کو جواب دیا۔ میڈیسن کھا لو پھر، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ کھا لو میڈیسن کھا لو، وہ پریشانی سے بولی۔ نہیں میڈیسن کی ضرورت نہیں، کچھ دیر سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے تم آرام کر لو، وہ ان سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پھر کیا ہوا آنٹی؟ روحان بے چینی سے بولا اور اس کا دل کر رہا تھا اڑ کر حروم کے پاس چلے جائے۔ دوبارہ میں اس کے روم میں گئی تو وہ سو رہی تھی، اس لیے میں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا اور اس کے روم سے آ گئی، لیکن دوپہر کے 12 بج کے وہ نہ اٹھی اور میں پھر اس کے روم میں گئی اور میں نے اسے بخار میں تپتا ہوا اور بے ہوش حالت میں پایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ وہ کسی ٹینشن میں ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہوگی، اور ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ اگر اس کو ہر طرح کی ٹینشن سے دور نہ رکھا گیا تو اس کو نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ اسے کون سی ٹینشن ہے؟ اب مجھ سے یہ نہ کہنا کہ تمہیں نہیں پتا اسے کون سی ٹینشن ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں تم دونوں کے درمیان میں ہی کوئی بات ہوئی ہے جس سے اس نے اتنی ٹینشن لی۔ اب سب سچ سچ بتا دو۔ فاطمہ بیگم نے ساری بات بتانے کے بعد اس سے پوچھا۔ میں اس سے ناراض ہوں۔ روحان نے اس کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ کیونکہ وہ مجھ سے جو مانگ رہی ہے وہ میرے بس کی بات نہیں۔ روحان اس سے گویا ہوا۔ روحان صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ وہ چاہتی ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ روحان نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا وہ ایسا کیوں چاہتی ہے؟ وہ شوق کی کیفیت میں بولی۔ بچوں کی وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ حروم کیا کبھی ماں نہیں بن سکتی جو وہ تمہیں دوسری شادی کا بول رہی ہے؟ وہ دکھ سے بولی کہ شاید ان کی بیٹی کو اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہنی ماں بن سکتی ہے، روحان بولا۔ پھر وہ ایسا کیوں چاہتی ہے؟ انہوں نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ روحان اٹھ کر ان کے پاس بیٹھا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، کیونکہ جو بات وہ ان کو بتانے والا تھا وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث تھی، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان آج تک میاں بیوی والا تعلق ہی قائم نہیں ہو سکتا۔ نہ ہنی نے مجھے وہ حق دیا اور نہ میں نے کبھی ان سے وہ حق مانگا، کیونکہ اس نے شادی سے پہلے ہی مجھ سے یہ بات کی تھی وہ میرا یہ حق ادا نہیں کر پائے گی، اور مجھے بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں۔ جس میں اس کی خوشی ہے میں بھی اس میں خوش ہوں۔ لیکن کچھ عرصے بعد ماما اور ہادیہ نے ہنی سے پوچھا وہ کب ہمیں پھپھو اور دادی بنا رہے ہیں۔ تب سے وہ کئی بار مجھ سے میری دوسری شادی کا بولنے لگی۔ پھر اس بار میں نے سوچ لیا کہ یا تو اس کی ضد سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دوں گا یا اپنی جان دے دوں گا، یا پھر دوسری شادی تو نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں جو حروم کے ساتھ بچپن میں ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، نہ ہی مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے تو بس اس کا ساتھ چاہیے ساری عمر کے لیے،
चाहे मुझे वो मेरा हक दे या ना दे। हमारे बच्चे हों, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब जो वो मुझसे ज़िद कर रही है वो सरासर गलत है। रूहान ने इसकी सारी बात बताई जो रो रही थी। रूहान के लहजे से इसका दुख आया था। तुम जानते हो रूहान के साथ जो हुआ। इन्होंने रूहान से अपने हाथ रूहान के हाथों से छुड़वाते हुए आंसू साफ किए। हाँ, अंकल ने मुझे बताया और पापा को तब ही बताया था जब मेरा बचपन में हूर से निकाह हुआ। हमारे निकाह मेरी मर्ज़ी से हुआ। मुझे इस वाक़े से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बस अपनी हनी से चाहे जो कुछ नहीं, मुझे बस अपनी हनी चाहिए और कुछ नहीं। रूहान के लहजे में हूर के लिए प्यार झलक रहा था। फातिमा बेगम नम आंखों से इसे देख रही थी, जो इनकी बेटी को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था। इन्होंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने रूहान को इतना प्यार करने वाला शौहर दिया। वो तो है ही पागल, फातिमा बेगम बोली। हाँ जानता हूँ, इसलिए इसको ठीक करने के लिए मैंने इस बार इससे कह दिया कि मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। इसलिए आजकल मैं मिशेल के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ, ताकि हनी मुझे इसके साथ देखकर तड़पे और जेलस हो। और ना मैं इससे बात कर रहा हूँ। मेरा ये प्लान काम करेगा, देख लीजिएगा आप। और आपने भी हनी के साथ ये शो नहीं करना कि आपको सब पता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।